हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, क्लास 11वीं की केमिस्ट्री की वीडियो आपको लगातार मिल रही हैं और आज का ये हमारा 5वां वीडियो होने वाला है। जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणा है, उसका ये 5वां वीडियो है। 4 वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं उन्हें अवश्य देख लेना, क्योंकि अगर आप वीडियो 1 से देखेंगे आपको बिल्कुल केमिस्ट्री की एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। तो आइए समझते हैं हम आज की क्लास में द्रव्य का वर्गीकरण को डिटेल में। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है उसे अवश्य देख लेना, नहीं तो आपको हो सकता है कि कुछ कम समझ में आए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये क्लास। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, हेडिंग है हमारा द्रव्य का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जैसा कि इससे पिछली जो वीडियो थी उसी में मैंने आपको बताया था कि जो द्रव्य होता है उसे हम 2 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, अर्थात 2 प्रकार से उसका हम बांट सकते हैं। एक हमारा जो होता है वो भौतिक वर्गीकरण यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको जो भौतिक वर्गीकरण है आज उसको डिटेल में समझाने वाला हूँ और बिल्कुल इसे आज क्लियर कर देंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो रासायनिक वर्गीकरण है उसको भी हम वहाँ पर ख़त्म कर लेंगे। तो स्क्रीनशॉट हो गया, आइए देखते हैं आगे। तो देखिए बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हेडिंग हमारा लिखा है भौतिक वर्गीकरण। एक मिनट रुकिए। अब ठीक है। तो देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये लिखा हमारा भौतिक वर्गीकरण। क्लियर? तो आप सभी को पता है जो भौतिक वर्गीकरण है हम क्या कर सकते हैं, उसको उसके आधार पर पदार्थ को हम भौतिक वर्गीकरण के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा है? एक तो ठोस यानी सॉलिड्स, दूसरा द्रव अर्थात लिक्विड, और तीसरा क्या है? गैस। और अगर आपको लगता है कि वॉइस कम है तो आप बच्चों ईयरफोन लगा करके पढ़ सकते हैं और आपको अच्छे से सुनाई देगी। और क्वालिटी कम लगती है तो हमारे पास से पूरा 1080p में हमारी वीडियो अपलोड होती है, तो आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। कभी पता लगे आप 360 में देख रहे हैं, 480 में, और क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप कितना क्लियरिटी उसमें लाना चाहते हैं। क्लियर? तो फुल एचडी में वीडियो हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। क्लियर? तो देखिए बच्चों, आपको सिर्फ उतना समझना जितना मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए, वैसे तो देखो जो हमारा मैंने अभी आपको बताया, अगर हम जो है द्रव्य का वर्गीकरण करते हैं भौतिक वर्गीकरण, तो उसमें वो 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस। अगर हम देखें, जो ठोस होता है हमारा ठोस, वैसे हम डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको एग्जाम में अगर आता है कितना लिखना है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो देखिए, समझते हैं आप। देखिए, एक मिनट। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ठोस अवस्था। ठीक है, तो देखिए, ठोस अवस्था में पदार्थ के कण अत्यधिक निकट होते हैं। तो आप सभी को पता है जो ठोस होता है, ठोस है ना, ठोस अवस्था जो होगी पदार्थ में, उसमें क्या होंगे, उसके जो पदार्थ के कण होंगे वो बहुत निकट होंगे, नहीं पास पास होंगे, तभी तो वो ठोस है। जैसे अगर मैं ठोस की बात करता हूँ, देखो एक कण ये रहा, दूसरा कण बिल्कुल इससे सटा होगा ऐसे, तीसरा बिल्कुल इससे सटा होगा, यानी कि बिल्कुल पास पास होंगे, इसलिए वो ठोस होता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? आगे यहाँ पर देखिए, आगे लिखा है इसमें अंतरा अणुक स्थान बहुत कम होने के कारण। अब आपके मन में ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये अंतराणुक स्थान क्या होता है। देखिए, अणुओं के बीच का जो स्थान होता है उसे हम कहते हैं अंतराणुक स्थान। तो जो ठोस होते हैं, देखिए मैंने अभी आपको बताया ठोस इस प्रकार से होते हैं, तो उनके बीच में आपको कहीं जो अंतराणुक स्थान है वो दिख रहा है? एक मिनट, दोबारा से देखिए, एक ये रहा हमारा, एक फिर ये रहा, बिल्कुल मतलब सटे होते हैं आपस में ऐसे। तो उनके बीच में जो अंतराणुक स्थान है, अंतराणुक का मतलब अणुओं के बीच में स्थान, वो क्या बहुत कम होने के कारण ठोस पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते हैं। तो ये गति क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो ठोस पदार्थ होते हैं, है ना, इसमें क्या होता है, जो इनके अणु होते हैं उनके बीच में क्या होता है, अंतराणुक स्थान बहुत कम होता है, और इसी वजह से ये गति नहीं कर सकते। जैसे अगर आपको आपको मैं बताऊं, ईंट पत्थर अगर एक जगह पड़े हैं तो वहीं पर वो पड़े रहेंगे, वहाँ से वो गति नहीं करेंगे जब तक कि वो किसी जीव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, इंसान के द्वारा वहाँ से वो उठाए नहीं जाते हैं। तो स्वतः गति यानी अपने आप गति नहीं करते हैं। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। ठोस कठोर एवं सुदृढ़ होते हैं। तो आप सभी को पता है ठोस कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। अगर आप ईंट को दबाएंगे तो ईंट को आप आसानी से दबा नहीं सकते हैं, है ना, तो इससे पता लगता है कि वो बहुत कठोर है। इसके अलावा सुदृढ़ भी होते हैं, यानी कि बहुत मजबूत होते हैं। अगर आप ईंट या पत्थर में अपना हाथ जो है उसको उसमें मारते हैं तो आपको पता है
कि आपका हाथ में ही दर्द होगा, उसी में ही उसकी आपकी हड्डी टूट सकती है, लेकिन पत्थर या ईंट नहीं टूटेगी। क्लियर? तो इससे हमें पता लगता है कि ठोस कठोर भी होते हैं और कैसे होते हैं, सुदृढ़, क्योंकि इनको दाब लगाकर भी संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम इन पर दाब लगाएं तो हम इन्हें क्या नहीं कर सकते, संपीड़ित नहीं कर सकते। अब एक क्वेश्चन और आ गया कि संपीड़ित का मतलब क्या है। तो देखिए, संपीड़ित का मतलब होता है किसी भी वस्तु पर दाब लगाकर उसका आयतन कम करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, संपीड़न कहते हैं। जैसे अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस पर अगर हम क्या कर दें, दाब लगाएं, है ना, तो उसका जो आयतन है वो क्या हो जाता है, वो बहुत ही कम हो जाता है। तो क्या होता है कि गैस पर हम क्या कर सकते हैं, संपीड़न लगाकर उसका जो आयतन है उसको बहुत कम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ठोस की बात करें तो ठोस पर अगर हम दाब लगाएं तो इन्हें हम संपीड़ित नहीं कर सकते हैं, अर्थात इनके आयतन को छोटा नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ईंट की बात करूं, ईंट पर आप कितना भी दाब लगाना, ईंट का जो आयतन है वो उतना ही रहेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद ठोसों के मध्य अत्यधिक सुव्यवस्थित त्रिविम क्रिस्टल जालक होते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि जो ठोस होती है, ठोस ठोस की जो व्यवस्था वो कैसी होती है, वो त्रिविम क्रिस्टल जालक की तरह होती है। यानी कि उसमें एक्स वाई जेड तीनों अक्ष होते हैं। हालांकि ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल चाहे तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, जो कि जालक में सुदृढ़ता, यानी कि बहुत अच्छे मजबूती से बंधे, आगे इसमें बंधे लिखा है बच्चों, बंधे रहते हैं। ठीक, तो ठोस के अणुओं के मध्य दूरी कम होने के कारण इनमें स्थितिज ऊर्जा का मान बहुत अधिक होता है। और आपको ये भी पता होगा कि जो ठोस के अणु होते हैं, है ना, इनके बीच में जो दूरी है वो क्या है, बहुत कम। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठोस के अणु आपस में लगे हुए हैं और इनके बीच में दूरी क्या है, बहुत कम है। और इसी वजह से क्या होता है, इनकी जो स्थितिज ऊर्जा है उसका मान बहुत अधिक होता है। क्लियर? तो देखो, ये सारे इसके एक प्रकार से आप गुण कह सकते हो ठोस के। अब अगर एग्जाम में आता है कि ठोस क्या है, तो सिर्फ आप इतना लिखेंगे तो आपका काम चल जाएगा, जितना मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो एक प्रकार से उसके गुण हो गए, मैं आपको डिटेल में समझाना चाह रहा था इसलिए मैंने लिखा है। ठीक है, चाहे तो आप इसको एग्जाम में अगर आता है इतना ना लिख करके जो लिखें, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो लिखेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, देखिए, तो यहाँ से आप लिखेंगे, आता है बस यहाँ से लिख देना, वह पदार्थ ठोस कहलाता है जिसकी निश्चित आकृति एवं निश्चित आयतन होता है, ठोस कहलाता है। क्लियर? तो क्या कहलाता है ठोस? ठोस हम उसे कहेंगे जिसकी आकृति भी निश्चित हो और आयतन भी। जैसे मैं ईंट की बात करता हूँ, ईंट की, ठीक, ईंट, तो ये मान लिया ये ईंट है हमारी, ये क्या है, ये हमारी ईंट है। ठीक, तो आपको पता है इसकी जो आकृति है वो निश्चित रहेगी, है ना, आकृति यानी कि इसकी ये शेप, आकृति का मतलब शेप, तो ये क्या है, निश्चित रहेगी, वो इसी इसमें आपकी आकृति में रहेगी। ऐसा नहीं है कि इसकी जो आकृति है वो गोल हो जाएगी, है ना, गोल नहीं होगी, घनाभ के आकार की ईंट होती है हमारी, तो उसी आकार की वो रहेगी। क्लियर? बात समझ में आई? ठीक, या अब मैं गोले की बात करता हूँ। देखिए ये गोला, इसकी जो आकृति मान लीजिए ठोस है, बिल्कुल ये गोला है, कंचा है, मान लीजिए मार्बल जो होते हैं, तो कंचा एक ठोस होता है, तो इसकी आकृति क्या है, गोल है। कैसी है इसकी आकृति, गोल। तो मैं इसको बिना गर्म किए ऐसे नहीं बना सकता, यानी कि वर्गाकार घनाकार में इसको चेंज नहीं कर सकता। तो इस समय क्या पता लगता है कि जो ठोस होता है, ठोस की जो आकृति है वो कैसी होती है, निश्चित होती है। इसके अलावा इनका जो आयतन है वो भी क्या है, निश्चित है, फिक्स। तो ये क्या करेंगे, अपना जो इतना स्थान है उसको घेरेंगे ही घेरेंगे। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि आप ये जो ठोस मान लीजिए इतना है और आप इसको इतने में लेकर के आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक, या ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक, तो इस समय क्या पता लगता है कि हमें दो बातें पता चली यहाँ से ठोस के बारे में, कि ठोस जो है, एक तो इसकी आकृति निश्चित होती है, दूसरा आयतन भी निश्चित होता है, यानी फिक्स होती है, हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते, ना तो बढ़ा सकते हैं, दूसरा ना ही घटा सकते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट लेते रहे बच्चों। तो देखिए उदाहरण, एग्जाम्पल देखिए, धातुएं, अर्थात मरकरी को छोड़कर, यानी जो पारा होता है, पारा को छोड़ करके, क्योंकि जो पारा वो भी धातु और वो लिक्विड होती है, इसलिए यहाँ पर लिखा है मरकरी को छोड़कर धातुएं सभी जितनी भी होंगी, जैसे लोहा, ठीक है, पीतल, तांबा, सोना, ये सब क्या है, हमारी धातुएं हैं। लकड़ी, चट्टाने, एक मिनट, लवण, जैसे लवण का मतलब जैसे नमक हो गया हमारा, ईंटें आदि, ये सब क्या है हमारी, ये सभी हमारे ठोस वस्तुएं हैं। ठीक, तो हमारे ठोस के एग्जाम्पल हो गए। तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि ठोस क्या है, तो आपको इतना बताना पड़ेगा, या आपसे कहे कि
जो पदार्थ है, पदार्थ का बहुत ही वर्गीकरण कीजिए, तो उसमें आप ठोस, द्रव, गैस, तो सिर्फ आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही लिखना है, ये यहाँ से नहीं लिखना है, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया था, ठीक है। या इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इसमें ठोस के जो गुण है वो सारे इसके अंदर समाहित थे, जो मैंने आपको बताए हैं वो सब। तो स्क्रीनशॉट हो गया। आइए आप समझते हैं द्रव अवस्था। ठीक, ये जो अवस्था दिखाई गई है, ये ठोस की तो होगी ठोस अवस्था, द्रव की होगी द्रव अवस्था, क्लियर, वो दिखाई गई है, तो इससे कन्फ्यूजन आपके मन में नहीं होना चाहिए। तो आइए समझते हैं द्रव अवस्था, और फिर मैं आपको बताऊंगा द्रव क्या होता है। पहले द्रव अवस्था को समझते हैं। तो देखिए, द्रव अवस्था में पदार्थ के कण पास पास होते हैं, क्लियर। अगर मैं बात करता हूँ ठोस की अपेक्षा जो द्रव होंगे, द्रव के जो कण होंगे थोड़ा सा क्या होंगे, थोड़ा दूर होंगे, होंगे तो पास पास, लेकिन ठोस की अपेक्षा क्या होंगे, थोड़ा दूर होंगे, इसलिए वो द्रव है। तो यहाँ पर देखो लिखा भी है, परंतु ठोस की अपेक्षा कुछ अधिक दूरी पर होते हैं और इसमें अंतराणु स्थान क्या होते हैं, कम होते हैं, क्लियर। अगर मैं बात करता हूँ ठोस की, ठोस में अंतराणु स्थान बहुत कम थे, या ये कहिए कि ना के बराबर, लेकिन इनके बीच में क्या है, अंतराणु स्थान कम होते हैं, क्लियर। अतः द्रवों का जो घनत्व है ठोसों से क्या होता है, कम होता है। अब सीधी सी बात है, जब इनके बीच में जो अंतराणु स्थान है वो कम है, तो इनका जो घनत्व होगा ठोसों से क्या होगा, कम ही होगा, क्लियर। अब देखते हैं आगे, इनके अणुओं के मध्य परस्पर आकर्षण बल कम होता है। तो आपको पता है, क्योंकि जो द्रव होगा, द्रव के अणु क्या होंगे, आपस में एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़े होंगे, तो उनके बीच में आकर्षण बल भी क्या होगा, वो कम होगा। आकर्षण बल तो आप समझते होंगे, है ना, जिस बल के द्वारा वो क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, आकर्षित होते हैं, वो है इसका आकर्षण बल। तो देखो ठोस में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, और द्रव में क्या होता है, आकर्षण बल कम होता है, किसकी अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा, क्लियर, समझ में आई इतनी बातें। आगे लिखा है कि इसी कारण द्रव को गर्म किए जाने पर इनमें ठोसों की अपेक्षा प्रसार अधिक होता है, क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आई। तो इसमें लिखा है कि इनके अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है वो कम होता है, और इसी कारण अगर हम इनको गर्म करते हैं तो इनमें ठोसों की अपेक्षा क्या होता है, प्रसार अधिक होता है। तो आपको पता है प्रसार का मतलब एक तरह से फैलना, जैसे अगर आप ठोस को गर्म करोगे तो ठोस कम फैलेगा, उसका प्रसार कम होगा। और अगर मैं बात करूं द्रव की, द्रव को अगर आप गर्म करोगे तो उसका प्रसार अधिक होगा, यानी कि वो अधिक फैलेगा। आई बात समझ में, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि द्रव के अणुओं के बीच में आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा क्या है, थोड़ा सा और, तो जो इनमें आकर्षण बल होता है ठोस की अपेक्षा क्या होता है, कम। तो ये आपको समझ लेना चाहिए, है ना, कि ठोसों में आकर्षण बल अधिक होता है और इनमें जो आकर्षण बल है वो क्या होता है, कम होता है। हो सकता है शायद मैंने पहले थोड़ा उल्टा बोल दिया था, तो उसके लिए सॉरी, उसको थोड़ा सही कर लेना। तो आपको पता है कि ठोस में आकर्षण बल सबसे अधिक होगा, और द्रव में क्या होगा, उनसे जो आकर्षण बल है वो थोड़ा कम होता है, क्लियर। तो इसीलिए हमने आपको यहाँ पर बताया कि अगर हम द्रव को गर्म करेंगे तो उसमें प्रसार अधिक होगा ठोस की अपेक्षा। आगे देखते हैं, द्रवों में अणु अव्यवस्थित रहते हैं, मतलब एक प्रकार से अरेंजमेंट इनका नहीं होता है। ऐसा हो सकता है एक अणु यहाँ पर हो, दूसरा अणु आपका यहाँ पर हो, तीसरा यहाँ पर हो, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर हो, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, है ना, ऐसे हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो एक ही सिक्वेंस में नहीं, लेकिन जो ठोस होंगे, ठोस में इनका एक निश्चित क्रम होगा, ऐसे सुव्यवस्थित ऐसे होंगे, देखो ऐसे, ऐसे बिल्कुल ऐसे जुड़े होंगे ऐसे, और इसी को हम कहते हैं उसकी ऐसे, ऐसे त्रिविम अव्यवस्था, जो पहले नहीं आया था शब्द। तो मतलब एक इनका निश्चित क्या होगा, एक निश्चित क्रम होगा जिसमें जुड़े होंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आगे, परंतु एक सीमा के अंदर ही एक दूसरे पर फिसलते हैं, लेकिन इनकी एक जो है क्या होती है, सीमा होती है, जहाँ पर क्या करते हैं, फिसलते रहते हैं, या कहिए कि गति करते रहते हैं। यही कारण है कि द्रवों में तरलता का गुण पाया जाता है, ठीक, तथा इनके अणुओं की गतिज ऊर्जा ठोस के अणुओं की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। तो आप सभी को पता है जो द्रव होता है, द्रव के अणुओं में जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी, अधिक होगी, किसकी अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा। जैसे जल की अगर मैं बात करता हूँ तो जल को आपको पता है, जल के अंदर क्या होती है, गतिज ऊर्जा, जिसके कारण वो क्या करते हैं, उसके अंदर गति करते रहते हैं। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आई, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो देखिए बच्चों आगे इसमें, तो आगे जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, अब जानते हैं कि द्रव क्या होता है। तो देखिए, वह पदार्थ द्रव कहलाता है जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकृति निश्चित नहीं होती। समझ में आई ये बात। तथा यह उस पात्र की आकृति ग्रहण कर लेता है जिसमें इसे रखा जाता है। तो क्या होता है द्रव,
द्रव हम उस पदार्थ को कहेंगे जिसका आयतन तो निश्चित हो लेकिन उसकी आकृति क्या हो, निश्चित नहीं हो। और जिस भी पात्र या बर्तन में हम इसको रखते हैं ये उसी की आकृति क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ अब पानी की, पानी को मान लीजिए आपने क्या किया, पानी को आपने जो है एक बोतल के अंदर बंद करा किया और फिर उसके बाद में उस बोतल में से आपने उसको किस में डाल दिया, किसी भगोने में डाल दिया। तो जब आपने पानी को बोतल के अंदर डाला तो उसने किसकी आकृति ली, उसने आकृति ली उस बोतल की, या बोतल कह सकते हो आप, बोतल इंग्लिश का शब्द है, तो बोतल की आकृति ली। जैसे ही आपने उस बोतल के पानी को भगोने के अंदर डाल दिया तो भगोने की आकृति उसने ले ली। मान लीजिए अब आपने उस पानी को क्या किया, उस पानी को लीटर में डाल दिया तो उसने जो है लीटर की आकृति ली। क्लियर। लेकिन इनका जो आयतन है वो निश्चित होगा। क्लियर, यानी कि इनके आयतन पर अगर हम दाब लगाएं तो इनके आयतन को हम कम नहीं कर सकते हैं, दाब लगा करके क्या नहीं कर सकते, उसे संपीड़ित नहीं कर सकते इनके आयतन को। क्लियर, तो इससे हमें पता लगता है इनका आयतन क्या है, निश्चित होता है। ठीक, जो आयतन या जितना स्थान वो लीटर में घेर रहा था उतना ही वो भगोने में घेरेगा, उतना ही वो बोतल में भी घेरेगा, वही उसका क्या होगा, आयतन, यानी कि आयतन क्या होगा उसका, फिक्स होगा। क्लियर, आई बात समझ में या नहीं आई। इसके बाद ये आपने समझ ही लिया कि हम जिसे जिस भी पात्र में रखते हैं उसी की आकृति ले लेता है, मैंने आपको भी बता ही दिया है। जैसे बर्तन जो भी आप लेंगे ये उसी बर्तन में जिसमें भी जाएगा उसी की आकृति ले लेगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो जैसे उदाहरण यहाँ पर दिखे हैं, जल, दूध, मरकरी, अल्कोहल आदि, ये सभी क्या हैं, ये सभी द्रव के उदाहरण हैं। तो देख लिए बच्चों क्या क्या एग्जाम्पल हैं द्रव के, जैसे जल, दूध, मरकरी, अल्कोहल, ये सभी क्या हैं, ये सभी हमारे द्रव होते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। आइए अब समझते हैं गैसीय अवस्था जो कि इसकी लास्ट अवस्था है। तो अगर द्रव आता है तो आपको केवल बच्चों यहाँ तक द्रव यहाँ तक ही लिखना है। क्लियर, द्रवावस्था के बारे में नहीं समझाना है, ये तो मैं आपको सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ यहाँ पर। क्लियर, देखिए आगे। अब ये गैसीय अवस्था बिल्कुल सिंपल है। तो देखिए गैसीय अवस्था, गैस अवस्था में पदार्थ के जो कण हैं ठोस और द्रव की अपेक्षा क्या होते हैं, अत्यधिक दूरी पर होते हैं। क्लियर, तो इनके जो कण होंगे वो क्या होंगे, ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत दूर होंगे। ठोस के तो क्या होते हैं अभी आपको पता था, बहुत पास पास, द्रव के थोड़ा दूर ठोस से। अगर मैं बात करता हूँ गैस की तो बहुत ही दूर होते हैं ठोस से भी और द्रव से भी। अतः इनके जो मध्य है अधिकांश स्थान रिक्त रहता है। क्लियर, तो इनके बीच में क्या होगा, रिक्त स्थान अधिक होगा। जैसे मैं बात करता हूँ ये गैस का एक अणु यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर हो गया, हो सकता है और भी दूरी हो, एक तो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे। तो इनके जो अणु होते हैं यानी कि जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक दूरी पर होते हैं। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर कितना इनके बीच में स्पेस है, और उसी कारण ये क्या होती हैं, ये गैस होती हैं। समझ में आ गई ये बात आपको। और यही कारण है कि गैस की संपीड़ितता सर्वाधिक होती है। संपीड़ितता मैंने अभी आपको बताया था। अगर आपसे पूछे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सबसे अधिक संपीड़ितता का गुण किस में होता है, तो गैस में होता है। संपीड़ितता मैंने आपको बताया था, किसी भी पदार्थ पर अगर हम दाब लगाते हैं और उसका आयतन क्या हो जाए, कम, उसे हम कहते हैं उसकी संपीड़ितता। अर्थात किसी भी पदार्थ पर दाब लगाकर उसका आयतन कम कर देने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, संपीड्यता कहते हैं, जो कि गैस में सर्वाधिक होती है। तो गैस पर अगर हम दाब लगाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उस पर दाब लगाकर उसके आयतन को बहुत कम कर सकते हैं। क्लियर, आई बात समझ में। तो गैस के अणु अव्यवस्थित रहते हैं। तो जैसे मैंने अभी द्रव के बताया था, अणु क्या होते हैं, अव्यवस्थित, लेकिन इनके अणु और भी अव्यवस्थित होते हैं, है ना, यानी कि कोई इनका फिक्स क्रम नहीं होता कि ऐसे जुड़ेंगे। तथा उनके मध्य आकर्षण बल क्षीण होता है, यानी कि बहुत ही कम इनके बीच में क्या होता है, आकर्षण बल। क्षीण का मतलब दुर्बल। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होती है। अगर मैं बात करता हूँ इनकी गतिज ऊर्जा की तो वो द्रव के अणुओं से भी अधिक होती है। अतः गैस के अणु स्वतंत्रता पूर्वक अत्यंत तीव्र वेग से सभी संभव दिशाओं में गतिशील रहते हैं। क्लियर, तो इनके अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है, सबसे अधिक होती है, और यही कारण है कि ये बहुत तीव्र वेग से क्या कर सकते हैं, सभी संभव दिशाओं में गतिशील होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई भी गैस आप देखते हैं कि आप एक कोने में उसको डालिए और वो पूरे के पूरे रूम में, पूरे के पूरे कमरे में क्या हो जाती है, फैल जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके अणुओं में गतिज ऊर्जा अधिक है। और आपको पता है गतिज ऊर्जा अधिक होगी तो उसका वेग भी क्या होगा, अधिक होगा। आपने फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, के बराबर होता है 1/2 mv²। इसका मतलब जो गतिज ऊर्जा है वो वेग के क्या होती है, समानुपाती होती है। अर्थात जितनी अधिक गतिज ऊर्जा होगी उसका वेग भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। क्लियर, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं कि गैस क्या होती है। हो गया स्क्रीनशॉट। तो देखिए बच्चों, यहाँ से 1 मिनट। तो देखिए बच्चों, वह पदार्थ गैस कहलाता है जिसका न तो, यहाँ पर ये न लिखा है बच्चों, न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकृति निश्चित होती है, क्योंकि यह उस पूरे पात्र में फैल जाता है जिसमें इसे भरा जाता है। आप कोई से भी बर्तन में इसको भर लें, क्लियर, वो उसमें पूरे में फैल जाएगा। ना तो इसकी आकृति निश्चित है और ना ही आकार निश्चित है। जैसे आप 1 लीटर गैस है मान लीजिए, उसे आप 15 लीटर के सिलेंडर में अगर डालते हैं ना, तो फिर भी पूरे के पूरे 15 लीटर का जो सिलेंडर होगा उसी में रहेगी वो। मान लीजिए 15 लीटर है उसके अंदर, वो तब भी उसी के अंदर है पूरे सिलेंडर में, क्लियर। और अगर वो 1 लीटर रह जाए तब भी वो पूरे उसी सिलेंडर में रहेगी। तो इससे हमें पता लग रहा है कि जो सिलेंडर में जो गैस है वो क्या कर रही है, वो सारा जितना भी उसका आयतन था उसको घेर रही है। ठीक, तो इससे हम कह सकते हैं कि इसका जो आयतन है वो फिक्स यानी निश्चित नहीं होता, और ना ही इसकी जो है आकृति निश्चित होती है। क्लियर, जिस भी बर्तन में आप इसको डालेंगे ये उसी की आकृति लेगा। सिलेंडर में डालोगे सिलेंडर की लेगा, किसी बर्तन दूसरे में डालोगे तो उसकी ले लेगा, बोतल में बंद करोगे बोतल की आकृति लेगा। ठीक, तो जिस भी बर्तन में आप इसको डालेंगे ये उसी की आकृति लेगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए, जैसे कि उदाहरण है हमारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वायु आदि, ये सभी क्या हैं, ये सभी गैसों के उदाहरण हैं। ठीक, तो देखिए मैंने बिल्कुल आपको डिटेल में समझाया है। अगर आपके एग्जाम में आता है कि जो द्रव्य अर्थात पदार्थ होता है उसका भौतिक वर्गीकरण कैसे किया जाता है उसको समझाइए, तो आप लिखेंगे कि भौतिक वर्गीकरण जो हम 3 प्रकार से करते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, या ये कहिए कि भौतिक वर्गीकरण का आधार पर हम ठोस को 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? ठोस, द्रव, गैस। और सिर्फ डेफिनेशन लिख करके एग्जाम्पल लिख देंगे जितना मैंने आपको बताया। बाकी ये तो इसके गुण है एक प्रकार से, ये जो मैंने यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब मैंने थोड़ा डिटेल में समझाया, जिससे कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे तो वहाँ से भी आप इसके क्वेश्चन लगा सकेंगे। क्योंकि मैं साथ में मैंने आपको बताया था कि नीट के लिए भी हमारी वीडियो यूजफुल रहेंगी। ठीक, तो नीट में थोड़ा डिटेल में आता है, तो मैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से और नीट की दृष्टि से सारी वीडियोस आपको दे रहा हूँ। तो बच्चों, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा द्रव्य अर्थात पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण। तो इंपॉर्टेंट सारी वीडियोस होने वाली हैं। तो बच्चों, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी के साथ में। बच्चों देखो, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें और अपने सभी साथियों में शेयर किया करें। तो जैसे कि आपको पता है बिल्कुल सब कुछ यहाँ पर आपको फ्री मिल रहा है। ठीक, और अगर आप कहेंगे तो आपको PDF भी आपको मिलती रहेगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है आर के सागर यूनिक स्टडी, उसको सब्सक्राइब करके रखें। वहाँ पर आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड हम करते रहेंगे। चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स, उससे तो अच्छा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।